कहानी शुरू होती है 1993 में एसपी ऑफिस कोट्टयम से, जहां हम एक सस्पेंडेड एसआई आनंद को देखते हैं जो 10 महीने पहले सस्पेंड हुआ था। आज उसे एसपी ने मिलने के लिए बुलाया है। वहां पास में पुलिस वाले के साथ बैठा आदमी कहता है कि इसे जानते हो, ये वही है जो लवली मंथन केस में था। कभी भी कोई गलत काम करने का मन हो तो इसका चेहरा देख लेना, गलत काम नहीं कर पाओगे। कुछ देर बाद वहाँ एक जूनियर ऑफिसर आया और कहने लगा कि आपको बहुत दिनों बाद देखा है। वो उसका बहुत सम्मान करता है और सैल्यूट करता है। आनंद बहुत गर्व महसूस करता है और पुराने दिनों को याद करता है जहाँ उसके पिता भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और उसने भी पुलिस फोर्स ज्वाइन की। आनंद एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। छोटा बड़ा कोई भी क्राइम हो वो किसी को नहीं छोड़ता है। उसकी टीम में 3 पुलिस वाले और है जो उसके अच्छे दोस्त भी हैं। एक दिन जब आनंद स्टेशन पहुंचा तो वहाँ एक आदमी अपने दोस्त के साथ रिपोर्ट लिखाने आया था। जब आनंद ने उनसे बात की तो उस आदमी ने बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं। मंझली बेटी का नाम लवली है, वो कॉलेज में पढ़ती है। वो कल सुबह एग्जाम का हॉल टिकट लेने के लिए घर से निकली थी। पहले तो हमें लगा कि वो अपनी सहेली के यहाँ पढ़ने रुक गई होगी, क्योंकि अक्सर वो परीक्षा के टाइम पर ऐसा करती है। आदमी ने बताया जब मेरी बेटी घर नहीं आई तो मैं उसकी सहेली के घर गया, मगर सहेली ने बताया कि उसने उसे आखिरी बार कॉलेज में ही देखा था। फिर घर के पास वाले बस स्टॉप पर जो दुकान है वहाँ काम करने वाले ने बताया कि उसने लवली को बस से उतरकर घर जाते देखा था और उसकी बात भी हुई थी। तब दुकान के पीछे 2 लड़के खड़े थे। वे लवली के निकलते ही उसके पीछे हो लिए। एक पुलिस वाले ने बताया कि सर वे लड़के तो पक्के बदमाश हैं। आनंद चलते चलते कल्पना करने लगा कि कैसे उन लड़कों ने लवली को रोका होगा, फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की होगी। इतने में उन लड़कों का घर आ गया। पुलिस देखते ही वे लोग छुपने लगे। उन्हें पकड़ पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाया गया। आनंद ने बताया कि तुम्हारे लवली को जबरदस्ती घर ले जाने तक की कहानी मुझे पता है, अब आगे की तुम बताओ। उन लड़कों ने कहा सर हमने उसे रोका जरूर था, पर वो हमारे घर नहीं आई। उसी वक्त मछली बेचने वाला वहाँ आ गया था। वो लवली के घर मछली देकर आ रहा था। बाद में जब आदमी से पूछा गया तो उसने उस दिन घर में मछली बनने की बात बताई। इसका मतलब लड़के सच बोल रहे हैं। लवली का घर के इतने पास से गायब होना कोई गुमशुदगी का केस नहीं है। हमें उसके घर जाना होगा। घर पर पता चला कि लवली काफी रिलीजियस थी। उसकी बहनों ने भी बताया कि वह अक्सर, लवली की बड़ी बहन ने कहा कि उसने सीधे घर आने का ही बोला था, परंतु छोटी बहन ने उसके अक्सर मोनेस्टरी में पादरी थॉमस से मिलने जाने की बात बताई। आनंद ने पूछा कि ये मोनेस्ट्री कहाँ है। वो तुरंत वहाँ जाना चाहता था, लेकिन एक पुलिस वाले ने कहा कि सर इससे मामला बिगड़ सकता है। ये और पादरी दोनों अलग समूह के बंदे हैं। आनंद ने कहा मैं पता लगा कर रहूंगा, तुम्हें साथ आना हो तो आ सकते हो। उनके मोनेस्ट्री पहुँचने से पहले ही पादरी के समूह के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। आनंद ने जब अंदर जाना चाहा तो उन्होंने रोक दिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इतने में इंस्पेक्टर वहाँ आ गया और पुलिस वालों ने लोगों को डंडे मारकर वहाँ से भगाया। उसने आनंद को चिल्लाया और कहा कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। एक कांस्टेबल खबर लेकर आया कि कुएं में एक लाश मिली है। उन्होंने बोरी में भरी लाश को कुएं से बाहर निकाला। बोरी खोलने पर मालूम हुआ वो लवली की ही लाश है। उसके पिता बहुत दुखी थे। इसके बाद इंस्पेक्टर ने लड़कों को बहुत मारा, लेकिन वे लोग गुनाह कबूल नहीं रहे थे। आनंद ने कहा सर मछली वाले ने भी वही बताया जो ये बोल रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के अनुसार उसके जाने के बाद इन्होंने फिर से लवली को पकड़ लिया होगा। फिलहाल इस केस का जिम्मा एक एसपी को दिया गया है। तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। केस में ना होने के बाद भी आनंद ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना किया और एक क्राइम मैप तैयार किया। अगले दिन डीवाई-एएसपी ने चार्ज लिया और साइमन से कहा कि इस केस से आनंद को बहुत लाइमलाइट मिल रही है, ये हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। वो दोनों लड़के बहुत अमीर घर के हैं और मेरी पहचान के हैं, उनको पकड़ के कोई फायदा नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए ये केस हमें दिया गया है ताकि कोई दंगे फसाद ना हो। आनंद एसपी के पास पहुंचा और कहा कि मुझे तुम्हें अकेले में कुछ बताना है। आनंद ने मैप के जरिए समझाया कि जिस कुएं में लवली की लाश मिली है वो उन लड़कों के घर से 500 मीटर की दूरी पर है। वही दूसरी और जो खाली कंपाउंड है उसके पास भी एक कुआं है जो उन लड़कों के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। अगर उनको लाश फेंकनी होती तो पास वाले कुएं में फेंक दे, और अभी लाश जिस कुएं में मिली है वो मोनेस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए अगर चर्च के फादर थॉमस से पूछताछ करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। इतना सुनने के बाद एसपी ने भड़कते हुए कहा तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ये मेरा केस है, इसका फैसला मैं करूंगा, और अगर टांग अड़ाने की कोशिश की तो इस वर्दी के साथ तुम्हें जला दिया जाएगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। कुत्ते को लवली के कपड़े सुंघाए गए। पहले तो वो उन लड़कों के घर के सामने भौंकने लगा, फिर सभी को मोनेस्ट्री ले गया। आनंद की बात सही निकली। उसके बाद वो सभी को पास में ही रहने वाले सहदेवन के घर ले गया। सहदेवन एक अपराधी हुआ करता था। गांव वाले बताते हैं कि वो अब सुधर गया है। उसके बाद आखिरी में कुत्ता सभी को जंगल में एक जगह ले गया। एक हवलदार आकर कहता है कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन आनंद ने कहा कि यहाँ की घास दबी हुई है, इसका मतलब यहाँ से किसी को घसीट कर ले जाया गया है। लेकिन एसपी कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो स्टेशन में है ना, तो वहाँ जाओ और जाते वक्त हमारे लिए किसी अच्छी होटल से 2 चिकन बिरयानी लेते जाना। उसके बाद एसपी बताता है कि जिस दिन लवली की हत्या हुई उस दिन फादर थॉमस काउंसिल मीटिंग में गए हुए थे और देर रात तक वहीं थे, इसलिए तुम मोनेस्ट्री के अंदर जाने की अपनी खुजली को बंद कर दो और उस मछली वाले और अखबार वाले का जितनी जल्दी हो सके बयान लो। अगले दिन एसपी ने सभी को बुलाकर एक कपड़ा दिखाया और पूछा कि इस कपड़े को पहचानते हो क्या। तभी मछली वाला कहता है कि साहब मैंने ऐसा ही कपड़ा सहदेवन के घर देखा था जब मैं मछली बेचने गया था। उसके बाद पुलिस सहदेवन के घर पहुंची। सहदेवन ने बताया कि वो
लुंगी उसकी ही है, उसने सूखने के लिए डाली थी, लेकिन वो चोरी हो गई है। लेकिन साइमन उसे पीटने लगा। सहदेवन कहता है कि मैं अब इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ, दूसरे के केस में मुझे मत फंसाओ, लेकिन पुलिस उसे पीट पीट कर ले गई। आनंद जानता था कि असली कातिल कोई और ही है। सहदेवन को थाने ले जाकर बहुत पीटा गया, लेकिन वो इसी बात पर अड़ा रहा कि उसने कुछ नहीं किया। इधर लवली का अंतिम संस्कार किया गया। उसी रात को लवली के पिता माथन अपने दोस्त के साथ आनंद के घर पहुंचे और बोले कि मुझे सहदेवन के बारे में पता चला, मैं उसको उसके बचपन से जानता हूँ, वो हमारे परिवार के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। इस पर आनंद ने कहा कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं, इंसान का दिमाग तो कभी भी बदल सकता है। माथन ने बताया कि मेरे दोस्त ने लवली को मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हुए देखा था। उसने रोते हुए कहा कि सिर्फ नाम के लिए किसी को मत पकड़िए, जो असली कातिल है उसे सजा दीजिए। उसके बाद आनंद ने ठान लिया कि वो अब खुद ही इस केस की छानबीन करेगा। दूसरे दिन आनंद फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास पहुंचा। उसने कंफर्म किया कि सहदेवन के घर से कुछ चूड़ियों के टुकड़े और मोती मिले हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती हुई है तो स्किन टिश्यूज भी मिलना चाहिए था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि अगर तुम्हें सबूत इकट्ठे करना है तो तुम्हें मॉनेस्ट्री के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। उसी रात एक चोर मॉनेस्ट्री का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और कीमती सामान चुराने लगा। कुछ गिरने की आवाज से फादर थॉमस की नींद खुल गई और उन्हें देखकर चोर भाग गया। अगले दिन आनंद उसी चोर को फॉरेंसिक टीम के साथ लेकर मॉनेस्ट्री पहुंचा और कहा कि हमने इसे रात में ही पकड़ लिया था। फादर थॉमस ने कहा, हमारा सामान हमें वापस मिल गया है, वही काफी है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। आनंद ने कहा, इसने गुनाह कबूल किया है, इसलिए केस तो बनता है, हमें इसके साथ अंदर जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे। उसके बाद फॉरेंसिक टीम अंदर चली गई और सैंपल लेना शुरू कर दिया। उन्हें किचन से स्किन टिश्यूज, चूड़ी के टुकड़े, कुछ बाल और फिंगरप्रिंट मिले। फॉरेंसिक टीम ने उन्हें लेब में अच्छे से जांचा और आनंद को बुलाकर बताया कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि जिस जगह लवली की हत्या हुई वो सिर्फ मॉनेस्ट्री ही है। फिंगरप्रिंट, बाल, स्किन टिश्यूज सब लवली के ही है। इसके बाद आनंद ने एक रिपोर्ट तैयार की और एसपी को सौंपते हुए कहा कि मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर ये फाइल तैयार की है, इसे पढ़ने के बाद आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, मैं आंखों के सामने सच को अनदेखा नहीं कर सकता। उसके बाद एसपी ने फाइल को अच्छे से स्टडी किया। आनंद पुलिस फोर्स के साथ मॉनेस्ट्री पहुंचा और फादर थॉमस से कहा कि तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। उसके बाद सीनियर ऑफिसर को बुलाया गया। फादर थॉमस वहीं बैठा हुआ था, लेकिन ये क्या लवली की बहन ब्लेसी वहाँ क्या कर रही है? ऑफिसर ने पूछा, तुम इस तक कैसे पहुँचे, क्या यही कातिल है? तभी आनंद ने बताया कि जहाँ लवली की लाश मिली थी वहाँ एक आदमी और एक औरत के हेयर सैंपल मिले थे, लेकिन वो लवली के नहीं थे क्योंकि बालों में कलर किया हुआ था और पूरे गाँव में ब्लेसी ही ऐसी लड़की है जो बालों में कलर करती है। बाद में वो सैंपल मैच भी हुए। उस आधार पर हमने ब्लेसी को अरेस्ट किया। आगे एसपी ने बताया कि जिस रात लवली की हत्या हुई उस रात मॉनेस्ट्री में एक बिन बुलाया मेहमान आया था। दरअसल वो फादर थॉमस की बहन एलिजाबेथ का बेटा डेनी है। अगले दिन जब फादर काउंसिल मीटिंग के लिए गए तब डेनी अकेला ही था। तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड ब्लेसी को मिलने बुलाया। उन दोनों में प्यार था, लेकिन जब उसने घर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला सामने लवली खड़ी थी। दोनों उसे देखकर घबरा गए। लवली वहाँ से जाने लगी, लेकिन ब्लेसी ने उसे रोका और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज घर पर मत बताना। लवली ने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी। डेनी ने भी उसे समझाना चाहा, लेकिन लवली ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो इस साल प्रीस्ट बनने वाले हो ना। अचानक मॉनेस्ट्री में कोई आ गया। लवली जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, डेनी ने उसका मुंह दबाया और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाने लगा। ब्लेसी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी कि क्या तुम यह चाहती हो कि हमारे बीमार पिता और बीमार हो जाए? और फिर खिड़की से देखा तो बाहर पोस्टमैन खड़ा हुआ था। वो उसके जाने का इंतजार करने लगी। इधर डेनी लवली को रोके हुआ था, लेकिन सांस रुक जाने की वजह से उसकी वही मौत हो गई। उधर पोस्टमैन भी चला गया। ब्लेसी ने वापस आकर देखा तो लवली मरी हुई पड़ी थी और डेनी एक कोने में घबराया हुआ बैठा था। फिर दोनों ने लाश को घसीट कर किचन में छुपा दिया और ब्लेसी घर के लिए निकल गई। उसने रास्ते में एक कुआं देखा। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब वो खाने के टेबल पर थी तब उसके पिता कह रहे थे कि लवली को हॉल टिकट लेने में इतनी देर कैसे लग गई। उन्हें लगा शायद अपनी सहेली के यहाँ रुक गई होगी। रात हो चुकी थी। उसके पिता लवली को ढूंढने निकल चुके थे और ब्लेसी भी लाश को ठिकाने लगाने निकल गई। रास्ते में उसने सहदेवन के घर के बाहर सूख रही लुंगी साथ में ले ली। डेनी ने लवली के हाथ बांध दिए और उसे एक बोरे में भर दिया। उसकी किताबें भी उसमें रख दी। फिर डेनी ने बोरे को कंधे पर उठाया और दोनों साथ साथ चलने लगे। अधिक वजन होने की वजह से उससे लाश को उठाया नहीं जा रहा था। वो उसे घसीट कर ले जाने लगा। डेनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डेनी ने ब्लेसी से कहा कि सहदेवन के यहाँ सब देर से सोते हैं, तुम अपने घर चले जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। एसपी राजा गोपाल ने बताया कि उसी रात डेनी मॉनेस्ट्री से जा चुका था। यूं अचानक चले जाने से फादर थॉमस को भी उस पर शक हुआ था। अगले दिन आनंद और उसकी टीम डेनी को गिरफ्तार करने पहुंचे। फादर थॉमस ने खुद उसे पुलिस के हवाले किया। रात भर कस्टडी में रहने के बाद सुबह आनंद ने उसे हथकड़ी लगाई और कोर्ट के लिए निकलने ही वाला था। तभी एसपी राजा गोपाल का फोन आया। उन्होंने आनंद को बताया कि कोर्ट के बाहर मीडिया और भारी भीड़ जमा है, तुम्हें सतर्क रहना होगा। उसके बाद आनंद डेनी को भीड़ के बीच कोर्ट लेकर पहुंचा। सीढ़ियों पर आनंद किसी से बात करने लगा। तभी अचानक डेनी आनंद को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे कूद गया और भीड़ का साथ पाकर वहां से फरार हो गया। आनंद और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा दे रहा था। अचानक भागते हुए वो रेलवे ट्रैक पर चला गया। आनंद ने जब उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। उसके बाद अदालत ने आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत होने की वजह से आनंद और उसके साथियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। उसके बाद कहानी वर्तमान समय में चली जाती है, जहां एसपी राजा गोपाल ने आनंद को मिलने बुलाया है और कहा कि तुम्हारा सस्पेंशन रोकने के लिए मुझे मिनिस्ट्री। एसपी राजा गोपाल
ने आनंद से कहा कि जिस तरह तुमने लवली माथन केस को सॉल्व किया उस वजह से मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी पुलिस वालों को श्रीदेवी मर्डर केस की फाइल दे रहा हूँ। ये हत्या 6 साल पहले कोट्टायम के चेरुवल्ली गांव में हुई थी। वहाँ की लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, SIT टीम ने छानबीन की, लेकिन वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। वहाँ का SP होने के नाते ये केस मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मुजरिम मिल जाता है तो कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ मुझे रिपोर्ट करना है। अगर तुमने ये कर दिया तो कल तक जो तुम्हारी आलोचना कर रहे थे वो तुम्हें सलाम ठोकेंगे। उसके बाद आनंद ने अपने साथियों से बातचीत की। उनमें से एक नहीं माना, लेकिन आनंद ने बाद में सभी को मना लिया। उसके बाद वो चारों चेरुवल्ली के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पहले से अनाउंसमेंट हो रहा था कि 6 साल पहले हुए श्रीदेवी हत्याकांड में लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चेरुवल्ली के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था और एक बार फिर सरकार ने छानबीन के लिए एक टीम भेजी है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा हमारे गांव के प्रेसिडेंट श्री PV पायलो ने कहा है और चौराहे पर एक रैली का आयोजन किया है। जब वे गांव में पहुंचे तो PV पायलो सभी को संबोधित कर रहा था कि मैं इस गांव का मुखिया हूं, मुझे बताए बिना वो लोगों को छानबीन के लिए कैसे भेज सकते हैं। इस बार अगर किसी को भी तकलीफ हुई, आगे PV पायलो ने कहा कि जो लोग यहाँ छानबीन करने आ रहे हैं उन्होंने एक प्रीस्ट को झूठे केस में अरेस्ट किया था और ट्रेन के सामने धक्का देकर मार दिया। अगर मेरे गांव वालों को परेशान किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब मैं सदानंद मास्टर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तभी एक साथी ने आनंद से कहा कि सर अब हम यहाँ से चलते हैं, अगर किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जाकर उन्होंने रविंद्रन नायर का पता पूछा जो एक रिटायर्ड पुलिस वाला था। वे चारों उसके घर गए। उसने बताया कि सच कहूँ तो गांव वालों की कोई गलती नहीं है। जांच के नाम पर लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन यहीं का निवासी होने की वजह से मैं सभी टीमों का हिस्सा था, इसलिए गांव वालों ने मुझे भी अपना दुश्मन मान लिया। वैसे तो मैं अपनी बेटी की शादी में व्यस्त रहूंगा, लेकिन SP साहब ने कहा है तो जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। फिर उसने पत्नी से दूसरे घर की चाबी लाने को कहा। वो निकले ही थे कि तभी PV पायलो गांव वालों के साथ आ गया और पूछा कि ये लोग कौन है। रविंद्रन ने कहा कि मेरे दोस्त है, लेकिन उनमें से एक ने कहा हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें सब पता है और आप भी अब वर्दी नहीं पहनते। उसके बाद उनमें झड़प होने लगी, लेकिन सरपंच ने सभी को शांत कराया। उसके बाद आनंद ने कहा कि मैं SI हूँ, मैं वादा करता हूँ कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाम के लिए जांच करने आए हैं ताकि क्लोजर रिपोर्ट बना सकें, हमारा यकीन कीजिए। PV पायलो ने आनंद से कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तब तो ठीक है और अगर झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद रविंद्र ने बताया कि गांव में सिर्फ रेवम्मा ही कपड़े सिला करती थी, उसी की बेटी श्रीदेवी थी जिसकी हत्या हुई थी। किसी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले जॉर्ज ने उसे धोखा दिया, लेकिन उसके भाई पोडियन ने सब कुछ जानते हुए भी रेवम्मा से शादी की। शुरू में तो दोनों खुशी से रहा करते थे, लेकिन बाद में पोडियन रेवम्मा को झूठन समझने लगा और उसे टॉर्चर करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि बाद में पुलिस और पंचायत को बीच बचाव करना पड़ा और पोडियन को घर से निकाल दिया गया। उसके बाद घर की जिम्मेदारी रेवम्मा के कंधों पर आ गई। वो कपड़े सिलती और उन्हीं पैसों से घर चलाती। आनंद ने पूछा फिर पोडियन अब कहाँ है? रविंद्रन ने बताया वो भी यहीं है। दरअसल क्राइम ब्रांच की जांच में मुख्य आरोपी वही था। हत्या से 2 दिन पहले वो रेवम्मा के घर गया था और झगड़ा भी किया था, जिसकी वजह से रेवम्मा को भी यही लगा था कि उसी ने श्रीदेवी को मारा है। उसके बाद सभी रविंद्रन के दूसरे घर आ गए। उसके बाद सेना ने पूछा फिर आगे क्या हुआ? रविंद्रन ने बताया मनोरमा, मंगलम, मनोराज्यम, यही सब मैगजीन वो पढ़ा करती थी। सच कहूँ तो बहुत ही सीधी लड़की थी श्रीदेवी। रविंद्रन ने बताया कि उसकी खूबसूरती की वजह से चेरुवल्ली के कई लड़के श्रीदेवी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन उनमें सबसे आगे था सुधाकरण की वाइन शॉप में काम करने वाला एक लड़का सेतु। वो उसे देखते ही खुश हो जाता था, लेकिन कोई भी लड़का हो श्रीदेवी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सेतु उन सब में अलग था। वो श्रीदेवी से दिलोजान से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ से हुई बेवकूफी श्रीदेवी को मंजूर न थी। उसकी सहेलियों ने बयान दिया कि उसने कभी प्यार न करने की कसम खाई थी। उस रात रेवम्मा ने श्रीदेवी से कहा कि दिन भर ये घटिया नोवेल पढ़ती रहती हो, कभी एक हुक या बटन लगाने में मेरी मदद नहीं करती हो। बस वही रात श्रीदेवी की आखिरी रात थी। उसने एक लेटर लिखा, मेरी प्यारी माँ, मैं जा रही हूँ उसके साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती, मैं जहाँ भी रहूंगी खुश रहूंगी। सुबह जब मैं ड्यूटी से लौट रहा था तब गांव के एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि पारण गोदन पिल्लई के खेत में एक लाश मिली है। शायद वो रेवम्मा की बेटी श्रीदेवी की लाश है। मैं वहाँ पहुँचा और गाँव वालों से बात की। आखिर ये किसने किया होगा? अगले कुछ दिनों तक हमें सोने का भी टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ CI साहब पहुँचे। उन्होंने CI ने पूछा कि सबसे पहले लाश को किसने देखा, उसे बुलाओ। फिर गोविंदन को बुलाया गया। CI ने पूछा तुम कांप क्यों रहे हो, कहीं तुमने तो ये नहीं किया, और कहा कि इसे ले जाओ और पूछो कि ये इतना कांप क्यों रहा है। आनंद ने कहा उनकी जांच का यही तरीका था, वो इसी बात के लिए मशहूर थे। रविंद्र ने कहा ये कोई तरीका है क्या? उन्होंने तो गोविंदन को बहुत बुरी तरह पीटा और सिर्फ उसे ही नहीं, सेतु और श्रीदेवी के आसपास रहने वाले सभी लोगों को पीटा, यहाँ तक कि इस गांव के मुखिया को भी नहीं छोड़ा। क्या तुमने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा? आनंद ने कहा हाँ पढ़ा। जब उसकी हत्या हुई तब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रविंद्र ने कहा इस बात से तो पूरा गांव सदमे में था। श्रीदेवी का कभी किसी के साथ प्रेम नहीं था। आनंद ने पूछा कि फिर जांच पड़ताल का क्या हुआ? रविंद्र ने कहा जांच तो वही खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। गांव में ही कैंप लगाया गया और श्रीदेवी के प्रेमी का नाम बताने पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्राइम ब्रांच ने तय किया कि जिसने सबसे पहले लाश को देखा उसे ही दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो मैंने उसी दिन गोविंदन को सुबह आने को कहा, लेकिन उसी रात उसने काजू के पेड़ से लटक कर अपनी जान ले ली। इसके बाद लोग भड़क गए। उन्होंने मशाल मार्च